आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लास 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और पिछला लेक्चर हमारा था किरचॉफ्स लॉज, उसी की ये एक एप्लीकेशन है। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो उसे भी देख लें। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो ये एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का या फिर कैपेसिटर्स का, और ब्रिटेन के साइंटिस्ट प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने सबसे पहले ये अरेंजमेंट दिया था। तो इस अरेंजमेंट में आपके पास में 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ये चारों रेजिस्टेंसेस एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में यानी चतुर्भुज की फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल की एक डायगोनल में या तो हम कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं या फिर कोई गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है G। और दूसरी डायगोनल A, B में हम कोई बैटरी या कोई सेल ऐड कर देते हैं। उस सेल के साथ चाहे तो कोई की या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहां पर 4 रेजिस्टेंसेस हैं, उन्हें हमने क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लगाया है। और उस क्वाड्रिलेटरल की एक डायगोनल CD में हमने कोई गैल्वेनोमीटर या फिर कोई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, और दूसरी डायगोनल में हमने एक वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी या कोई सेल ऐड कर दिया। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर हम इसी को स्ट्रेच कर दें तो ये फिगर आ जाएगी। आप ये देखिए कैसे, यहां A पॉइंट से C पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, यहां भी A से C के बीच में रेजिस्टेंस है क्या, R1। A से D के बीच में ये रेजिस्टेंस है R3, A से D के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, R3। C और D के बीच में R5 जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, 5वां रेजिस्टेंस वो कनेक्ट करते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर, वो R5 यहां पे कनेक्टेड है। और C और B के बीच में R2, C और B के बीच में R2, और D और B के बीच में R4, ये रहा। तो ये दोनों अरेंजमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। कोई भी आ सकता है एग्जाम में, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। ऐसा ही अरेंजमेंट रेजिस्टेंसेस को छोड़कर कैपेसिटर्स का भी हो सकता है। यहां पर कैपेसिटर्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। एक तो है बैलेंस्ड कंडीशन, दूसरी है इनबैलेंस्ड कंडीशन। यानी कि जब ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, ब्रिज अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर इस गैल्वेनोमीटर में या इस R5 में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस में या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आप ये देखिए कि ब्रिज बैलेंस कैसे हो सकता है। आपके पास में ये कोई रिवर है और आपने बीच में ब्रिज लगा दिया इस तरीके से, तो फिर ब्रिज बैलेंस है अगर जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। लेकिन अगर इसी में आपने ये तिरछा ब्रिज लगाया, यानी कि एक तरफ का एरिया कम है या लेंथ कम है और दूसरी तरफ उसके सामने ज्यादा है, प्रपोर्शन सही नहीं है, तो फिर ब्रिज क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी पॉसिबल है, रेजिस्टेंसेस के लिए भी पॉसिबल है। तो ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, जब इस गैल्वेनोमीटर में या फिर R5 में, इसमें या इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और आपको पता है करंट कब नहीं फ्लो करता, जब जो है या तो आपने कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रखा हो तब करंट नहीं फ्लो करता, या फिर पोटेंशियल ऑफ C एंड पोटेंशियल ऑफ D, ये जो दोनों पॉइंट्स है जिनके बीच में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो। यानी कि इन बैलेंस्ड कंडीशन potential of C and potential of D will be same, यानी VC will be equal to VD, and then current in galvanometer IG will be 0। और हम प्रूव करेंगे इस बात को that in balanced condition R1 upon R2 will be equal to R3 upon R4। R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। This is the basic condition for a Wheatstone bridge to be balanced। अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के इक्वल नहीं है
तो ब्रिज बैलेंस्ड नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो आप इसे भी ध्यान रखिए, ज्यादातर ऐसे ही आता है एग्जाम में। तो जब भी ऐसा होगा कि R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के इक्वल होगा, तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है R5 उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और तब जो है हम इसे नेग्लिजिबल मान के इसे छोड़ सकते हैं। और तब जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो R1 एंड R2 विल बी इन सीरीज, इसे हम सीरीज में मानेंगे, और R3 एंड R4 भी सीरीज में होंगे, क्योंकि तब बीच में से ये R5 नेग्लिजिबल मान के, या फिर ये कह लो कि इसमें कोई करंट नहीं है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये कैलकुलेशन में ही नहीं आएगा। तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, तो देन ब्रिज विल नॉट बी इन बैलेंस्ड कंडीशन, और तब जो है हम R1 और R2 को सीरीज में और R3 और R4 को हम सीरीज में नहीं ले सकते, तब हमें बीच वाले R5 को भी कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, फिर ये दूसरे तरीके से होगा न्यूमेरिकल। तो इसे सॉल्व करने के लिए, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए, बैलेंस कंडीशन को हम किरचॉफ्स लॉ से प्रूव करेंगे। इसे रफ कर रहा हूं मैं इक्विवेलेंट सर्किट को। तो किरचॉफ्स लॉज आपको पता है, दो लॉ थे, एक तो था लूप लॉ और दूसरा था जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ में क्या होता था कि अगर जंक्शन की तरफ करंट आ रहे हैं कुछ, तो वो सारे करंट ऐड हो जाते थे और मिलके आगे चले जाते थे, यानी कि जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू होता था जंक्शन से दूर जाने वाला करंट, दोनों इक्वल होते थे, और उसी को हम सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 लिखते थे। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि अगर ये बैटरी है, अगर यहां पे बैटरी है और बैटरी से आई करंट जा रहा है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 एंड I2, तो आपका जंक्शन लॉ की वजह से I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, और ये जाके फिर से C या D पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन आप ये देखो कि अगर इसमें कोई करंट है ही नहीं, IG इज इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन है हमारी, तो सारा का सारा I1 करंट C से B की तरफ चला जाएगा, और सारा का सारा I2 करंट D से B की तरफ चला जाएगा। तो आप ये देखिए हमारे पास में एक ये लूप बन गया है ACDA, तो IG, तो हमारे पास 0 है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो फॉर लूप ADCA, लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रायंगल है, इसके लिए हम देख रहे हैं, तो इसे हमने लूप नंबर 1 मान लिया है। तो इस लूप नंबर 1 में आप एक एरो अपनी तरफ से लगा देते हैं। जब हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ यानी कि लूप लॉ लगाते हैं, तो हमने सिखाया था, यहां से आपने ये सर्किल, ये एरो घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा ले या एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले। तो आप ये देखिए कि अब हम इस एरो की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे। तो बाय किरचॉफ्स रूल क्या था, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि जहां जहां रेजिस्टेंस है उसमें हम करंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उन्हें सबको ऐड करेंगे, और वो ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। तो ये आपके पास में लूप रूल था। तो आई की जगह आप रखेंगे I1। जब हम R1 के लिए देखेंगे तो ऊपर देखें, सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 मिल रहा है, तो R1 इंटू I1। हम भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एरो, और करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर आप नीचे उतर जाइए R5 में। R5 में आप ये देखिए क्या है, करंट कितना है, 0, तो यानी कि I की जगह आप 0 रखेंगे इंटू R5। 0 R5 मतलब 0 ही हो गया ये वाला टर्म। और फिर आप D से A की तरफ आएंगे, तो आप ये देखिए जब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है A से D, आप जा रहे हैं D से A, यानी कि यहाँ I2 जो है वो माइनस का आएगा। तो माइनस का I2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यानी कि R3 विल बी इक्वल टू, इसमें कितना ईएमएफ लग रहा है, ADC, A में कितना ईएमएफ लग रहा है,
कोई ईएमएफ है ही नहीं इसके अंदर, कोई बैटरी है ही नहीं इस वाले लूप के अंदर, बैटरी तो नीचे वाले लूप में है, तो इसलिए यहां पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया। I1R1 माइनस का I2R3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि I1R1 इज इक्वल टू I2R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम लूप देखेंगे CDBC, या फिर ऐसे बोल लो CBDC। तो फॉर लूप CBDC इसे हमने लूप नंबर 2 मान लिया है। यहां पर भी आप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो घुमा लेंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेंगे। तो जो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वो नेगेटिव जाएगा। तो R2 में कितना करंट है, I1, तो I1R2 ये पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि हम भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं C से B, और करंट भी C से B जा रहा है। और B से D जब हम जा रहे हैं तो फिर करंट जो है वो D से B जा रहा है, यानी कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये माइनस का आएगा, माइनस I2R4। और फिर से R5 में कितना करंट है, बैलेंस कंडीशन में 0। तो हम बैलेंस कंडीशन के लिए देख रहे हैं 0 इंटू R5 विल बी इक्वल टू, इसमें कितना ईएमएफ है, 0। तो 0 इंटू R5 टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म यही रखेंगे, ये उधर भेज देंगे। तो I1R2 विल बी इक्वल टू I2R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो यानी कि वो कंडीशन हमें मिल गई है, बैलेंस कंडीशन, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है। या ये भी कह सकते हैं कि R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 होता है। तो फिर ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। तो इस बैलेंस्ड ब्रिज का हम यूज कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस निकालने में, और अननोन रेजिस्टेंस निकालने की जो इसकी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो मीटर ब्रिज की फॉर्म में हम एम्प्लाई करते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम मीटर ब्रिज की बात करेंगे, और अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप, इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम मीटर ब्रिज देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इससे हम रजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।